शुरुआत से मैं बात करना चाहूंगा स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है, कि मान लीजिए एज बीइंग अ स्टूडेंट कि शुरू से हम जब चलते हैं कि जीरो टू हीरो की बात करते हैं या फिर जीरो से रिकमेंडेशन की बात करते हैं, तो जो वो एक सीरीज रहती है, पहले आप फॉर्म भरते हैं, रिटन की तैयारी करते हैं, रिटन क्लियर के बाद आप एसएसबी के लिए जाते हैं, ठीक है, और वहां सबसे ज्यादा जो डरावना सीन होता है वो था आपका पहला दिन। तो शुरू से आप एक ब्रीफ में एक बारी बताना चाहेंगे एसएसबी में होता क्या है? एसएसबी में अगर प्रोसीजर वाइज हम बात करें तो फर्स्ट डे कैंडिडेट जब किसी भी बोर्ड में रिपोर्ट करते हैं तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनका स्क्रीनिंग का प्रोसीजर स्टेज 1 स्टार्ट होता है एंड उसमें OIR ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, जो कि 2 बुकलेट्स आपको प्रोवाइड की जाती है 1 by 1 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर समवॉट अराउंड 50, दे कैन बी 40 ऑल्सो, 60 ऑल्सो। अभी 75 क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन दिए जाते हैं वो 50 के अराउंड दिए जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 25 मिनट्स के आसपास का टाइम आपको मिलता है इनको कंप्लीट करने के लिए। वो रीच बुकलेट OMR पे आपको अपने आंसर्स रिकॉर्ड करने होते हैं और इसको पास करने के बाद, पास नहीं, इसको अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट तो कंबाइंड दिया जाता है। PPDT प्रोसीजर स्टार्ट होता है। PPDT में एक स्टोरी लिखनी होती है आपको, एक पिक्चर दिखाई जाती है ब्लड सी, जिसके ऊपर आप एक स्टोरी लिखते हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है। फिर आपके छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं 15 to 20 कैंडिडेट्स के, उसमें सब लोग अपनी स्टोरीज को नरेट करते हैं और फिर डिस्कस करके कॉमन स्टोरी पे आते हैं और फिर जो भी वहाँ पे असेसर्स होते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस पे अगर वो कहते हैं किसी को कॉमन स्टोरी नरेट करने के लिए तो वो सुनाई जाती है। ये पूरा स्क्रीनिंग का प्रोसीजर होता है। OIR और PPDT के कंबाइंड स्कोर पे आपका स्क्रीनिंग क्लियर होता है। सर आपको क्या लगता है कि मान लीजिए अगर जैसे हम OIR और PPDT की बात करें, फिर उसमें नरेशन और GD जैसा कि आपने बताया था, तो उनको कैसे डिवाइड करते होंगे ये लोग, मतलब नंबर क्राइटेरिया के बेस पे कि आपने अगर OIR में कितना अच्छा किया है या फिर आपका GD अच्छा हुआ है, नरेशन अच्छा हुआ है, तो उस बेस पे आपने कैसी स्टोरी लिखी है, तो क्या परसेंटेज रहता होगा डिवाइड करने का? देखो अक्षत, OIR is not a personality test, it is a test of intelligence, ठीक है। PPDT is also not a full personality test, but it gives a hint about your personality, about your behavior. डिवीजन के मामले में किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऐसा हम नहीं बोल सकते, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। There are 2 kinds of intelligence. One is fluid intelligence. Fluid intelligence यानी कि आपकी कैलकुलेटिव एबिलिटीज़, ठीक है। तो हम किसी भी कैलकुलेशन को कितना फास्ट करते हैं, किसी भी पैटर्न को कितना फास्ट हम रिकॉग्नाइज करते हैं या दूसरी चीज़ों से कोरिलेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लूइड इंटेलिजेंस। सेकेंड थिंग इज एनालिटिकल इंटेलिजेंस विच इज बीइंग टेस्टेड ड्यूरिंग PPDT अलॉन्ग विद अदर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो दोनों ही अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी कैंडिडेट के साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि वो इंटेलिजेंस में वीक हो, फ्लूइड इंटेलिजेंस में वीक हो और एनालिटिकल उसका बड़ा अच्छा हो, या एनालिटिकल में वीक हो और फ्लूइड इंटेलिजेंस उसका बड़ा अच्छा हो। जैसे कि हम बोलते हैं ऑनेस्टी एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। पर्सनैलिटी का पार्ट है ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस आपका IQ, बेसिक IQ टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब कोई ऑनेस्ट तो बहुत है लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों को कोरिलेट करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक सीरियल आता था सोनी सब टीवी पे, चिड़ियाघर, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, ठीक है। चिड़ियाघर में एक कैरेक्टर होता था, उसका नाम होता था गधा प्रसाद, ठीक है, गधा प्रसाद। तो गधा प्रसाद एक फैमिली में काम करता है और वो ऑनेस्ट तो बहुत था लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हमें गधा प्रसाद जैसे कैरेक्टर्स को ऑफिसर बनाना है, ठीक है। अब सेकंड थिंग इज आप इंटेलिजेंट तो बहुत हो पर ऑनेस्ट नहीं हो, सेकंड सिनारियो, ठीक है। इसका एग्जांपल है कि भाई दुनिया में जितने बड़े स्कैम्स होते हैं वो कौन लोग करते हैं? सब पढ़े लिखे होते हैं, बिल्कुल, सब इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो स्कैमर्स भी होते हैं, स्कैंडल्स भी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, ठीक है। दे आर मेनी टेररिस्ट, दे आर मेनी
big smugglers who are highly educated, highly intelligent, लेकिन ऑनेस्टी वाला फैक्टर उनके लिए मिसिंग है। तो ये कह देना कि किसकी ज़्यादा वैल्यू है, ये गलत है। वी वांट अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। तो आपका OIR का स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, गुड की कैटेगरी में आना चाहिए, एक्सलेंट हो तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो NDA और टेक्निकल एंट्री स्कीम वाले कैंडिडेट्स हैं, जो 12th के बाद वाली एंट्रीज हैं, इनमें हमें एक्सपेक्टेड है उनसे कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस उनकी थोड़ी कम भी हो, लेकिन फ्लूइड इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज फ्लूइड इंटेलिजेंस बचपन में ही ज़्यादा अच्छी होती है, एज वी ग्रो अप वो डिक्रीज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों के ही इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एंड वी वांट अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। बिल्कुल बैलेंस, लाइक हमें सब चीज ही बैलेंस करने के लिए चलनी पड़ेगी, चाहे हमारी रीजनिंग एबिलिटी हो या फिर हमारा GD नरेशन भी हो। सर जैसे कि PPDT की अगर मैं बात करता हूँ तो एक सबके अंदर ना बहुत डर बैठ गया है कि हम जाते हैं एग्जाम क्लियर करके वहां पहुंचते हैं और वो बस एक ही टेस्ट लेते हैं PPDT और हमको निकाल देते हैं अगर वो सेलेक्ट। तो एज बीइंग अ एसेसर कि आप एसेसर होने के नाते उस बच्चे में वो क्या क्वालिटी, जैसे आपने अभी बात की हिंट की, तो वो कौन सा हिंट देखना चाहते हैं कि आप उसको स्क्रीन इन कर लेते हैं? सबसे पहला हिंट कि द कैंडिडेट शुड लुक कॉन्फिडेंट। ठीक है, हो सकता है कि उसका कंटेंट सिंपल हो, लेकिन उसका बिहेवियर, उसका बोलने का तरीका, उसका दूसरों को सुनने का तरीका ड्यूरिंग द नरेशन, ड्यूरिंग द डिस्कशन, कई लोग ऐसा मानते हैं कि किसी ने 3 बार बोला, 4 बार बोला डिस्कशन में तो वो अच्छा कैंडिडेट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट कुछ बोलता ही नहीं है, फिर भी वो स्क्रीन इन हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल उसका बिहेवियर से ही हमें, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही वो हिंट मिल जाता है। ठीक है, इट इज एन इंट्यूटिव फैक्टर। इंट्यूटिव फैक्टर का मतलब ये होता है many a times it cannot be explained, it comes by experience। ठीक है, उसका आई कांटेक्ट, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, किसी को देख के उसके चेहरे पे एक सरकास्टिक हंसी तो नहीं छूट गई। ठीक है, एवरीथिंग इज बीइंग नोटिस्ड। ठीक है, बच्चे को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जो कैंडिडेट होगा उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरी क्या गलती थी। लेकिन जो एसेसर्स हैं दे आर नॉट फूल्स। ठीक है, उन्होंने हजारों कैंडिडेट्स को देखा है, वो एक एक हरकत से समझ जाते हैं कि कौन कितना डेस्परेट हो रहा है, कौन किसी दूसरे का कितना मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। अब बात आती है कंटेंट की। तो कंटेंट में आपकी एक सिंपल सी स्टोरी हो, पॉजिटिव होनी चाहिए प्रेफरेबली। अगर आपको पिक्चर में एज सच कोई नेगेटिविटी इंड्यूस नहीं है तो फिर आपको ज़बरदस्ती उसको नेगेटिव बनाने की, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि सर क्या करें, फिर अगर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे तो हम एक अच्छा सोल्यूशन कैसे देंगे। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग अपनी लाइफ में हमेशा ये नहीं सोचते कि डेली कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, या लाइफ में आगे चल के कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता है सर। अगर कोई बीमार नहीं पड़ रहा है, अगर किसी का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वर्क स्ट्रेस नहीं हो रहा है, तो उसके पास कुछ नहीं है करने के लिए। क्या प्रॉब्लम ज़रूरी है? तो प्रॉब्लम अगर आपको दिख नहीं रही है, या स्टोरी या पिक्चर ब्लैंक है, या फिर पिक्चर ब्लर्ड है, हेजी है, तो फिर आप गलत चीज़ को परसीव क्यों कर रहे हो? आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। आप कोई एम्बिशियस, अपने एम्बिशंस को फॉलो कर सकते हो, कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप बात कर सकते हो, है ना, कोई सोसाइटी को कोई कंट्रीब्यूट करने के बारे में बात कर सकते हो। आग लगी नहीं है लेकिन आप आग बुझाने की बात कर रहे हो। एक्सीडेंट दिख नहीं रहा है लेकिन आप एक्सीडेंट में इंटरवेन करके और किसी की मदद करने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो जहाँ पे दिख नहीं रहा है, अब ऐसा केस सिर्फ PPDT में ही नहीं होता, ऐसा ब्लैंक पिक्चर में भी होता है। तो जहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो आप ऐसा क्यों परसीव करते हो? बिल्कुल ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं और उनको लगता है कि नहीं हम ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली। तो ये समझनी चाहिए बात सारे कैंडिडेट्स को, और इस तरीके से एक पिक्चर को परसीव किया जाता है। हाँ, तो वही मतलब एक डाउट रहता है कि अगर हमें कुछ नहीं दिख रहा है ना तो हम ऐसा करते हैं कि एक्सीडेंट बना देते हैं या फिर कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, फिर हम उसका सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि उसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। ठीक है, आप इवेंट ऑर्गेनाइजमेंट मतलब इवेंट का डाल सकते हो, आप जितने भी अच्छे काम कर रहे हो और सोसाइटी को जिनसे आउटकम पॉजिटिव मिल रहा है वो डाल सकते हो। बिल्कुल सर। तो PPDT इतना कुछ है नहीं, लेकिन सर एक मिथ इसमें रहता है जो शायद मेरा भी कहीं ना कहीं डाउट है
कि जो बच्चे हम लोग, हमारा सेमी सर्कल बना हुआ है, उसमें से जब बात आती है कॉमन स्टोरी नरेशन की, ठीक है, तो क्या जरूरी है कि आप ही बोलें या फिर कोई दूसरा बोल रहा है उसको बोलने दें, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है, वो दूसरों की परमिशन ही नहीं ले रहा है, हैंड रेज करता है और फिर वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो इन तीनों सिनेरियोज में मतलब कौन सा बेटर है कि आप मतलब कौन सा आप प्रेफर करते हैं एज बीइंग अ एसेसर? ये तीनों सिनेरियोज होते हैं, है ना, बट इसमें से कौन सा प्रिफर्ड है, इट डिपेंड्स। पहली चीज़ कि जो भी वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं इस पूरे टेस्ट को और आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उन्होंने आपसे क्या कहा। अगर उन्होंने बोला कि स्टॉप द डिस्कशन, तो स्टॉप द डिस्कशन। उन्होंने नहीं बोला है आपको कि नैरेट करो कॉमन स्टोरी, वो बोलते हैं कि आप डिस्कशन स्टॉप करिए और बाहर चले जाइए। तो कैंडिडेट्स को लगता है नहीं, कॉमन स्टोरी तो ज़रूर सुनी जाएगी, बट आप कैंडिडेट ने शायद एक दो लोगों से बात की होगी या खुद कुछ एसएसबी फेस किए होंगे और उनके साथ कॉमन स्टोरी सुनी गई है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो। तो एक सिनारियो तो ये है कि उन्होंने डिस्कशन को स्टॉप कराया और आपको बोला कि नाउ यू कैन गो आउटसाइड एंड वेट फॉर योर रिजल्ट्स। दूसरा, अगर वो बोलते हैं कि नॉमिनेट अ मेंबर अमंग्स योरसेल्फ दैट हु शुड नैरेट द कॉमन स्टोरी, तो फिर आपको पहले तो एक मेंबर को नॉमिनेट करना है। नाउ दे आर सीइंग कि आप किसको नॉमिनेट करते हो, सेल्फ नॉमिनेट करते हो या किसी और ने अच्छा किया उसको नॉमिनेट करते हो, ठीक है। अब ये सवाल आएगा कि सेल्फ नॉमिनेट करना चाहिए या दूसरे को नॉमिनेट करना चाहिए, ठीक है। जो अच्छा कर रहा है, ये दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। फर्स्ट थिंग, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके व्यूज ज़्यादा लॉजिकल हैं, आपको हमेशा उन्हीं को सपोर्ट करना होगा, ठीक है। एक अच्छा ऑफिसर जो है, ऑफिसर लाइक मटेरियल जो है, वो सिर्फ अपनी बात को ही नहीं अच्छा मानता, अगर कोई और भी अच्छी बात कर रहा है तो उसको भी अप्रिशिएट करता है, बिल्कुल, ठीक है। तो जीडी में आपने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, लेकिन आपको लगा कि कोई और है और वो अच्छा बोल सकता है, बता सकता है, और तो आप चाहो तो उसको नॉमिनेट कर सकते हो। लेकिन अब क्या आपको खुद को नहीं करना चाहिए? अगर आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी है और आप अच्छे से सुना सकते हैं, तो ज़रूर आप एक बार खुद को भी नॉमिनेट करें। दिस इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड थिंग, ठीक है। ये चीज़ मैंने बाद में बोली, बट आपको पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सेल्फ नॉमिनेट करें। अगर नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तब जो अच्छा कर रहा है उसको करें, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो हिंट की बात अभी हम लोग कर रहे थे, हिंट यही है कि बिहेवियर किसका अच्छा है, कॉन्फिडेंट कौन है। दूसरा कर देगा नरेट, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आप घबराए हुए हो, तो ये तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट बिहेवियर है। बिल्कुल, आपने बोला ठीक है, दूसरे कैंडिडेट को मौका दे देते हैं, मैं तो सुना ही दूंगा, ठीक है। ये भी एक ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर हो सकता है समटाइम्स, लेकिन आपको बैलेंस वे में रहना है, अपने आप को भी बोलने की कोशिश करनी है, और अगर कोई और बेटर प्रोस्पेक्ट है तो उसको भी बुलवा सकते हैं आप, उसको भी नॉमिनेट कर सकते हैं। मतलब हमें अपने ग्रुप की राय लेना एक बारी, मतलब जहाँ पे हमारे ज्यादा वोट्स जाते हैं। हाँ, फिर कभी कभी ऐसा सर ऐसा बन जाता है कि 5 वोट उसके हैं, 5 ही मेरे हैं, नाउ आई एम द पर्सन हु विल डिसाइड कि भाई कौन जा रहा है। तो वहां पे जैसे कि आपने बताया, आप सेल्फ नॉमिनेट कर सकते हैं। और एक सीन तुमने अभी और दिया था कि किसी ने अपना हैंड रेस किया और फिर बोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लेने वाली बात आ जाती है कि आपने देखा कि अभी कोई और इतना एक्टिव दिख नहीं रहा है और पूरा मौका है और मैं बोल देता हूँ। ये सीन कब होता है? जब आपको ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले हों कि एनी वन ऑफ यू प्लीज नरेट द कॉमन स्टोरी। अभी अगर उन्होंने बोला है कि नहीं, नॉमिनेट मेंबर अमंग्स योरसेल्फ हु विल नरेट द कॉमन स्टोरी, तो फिर आप ये चीज़ ना करें। लेकिन अगर उन्होंने बोला है कि एनी वन ऑफ यू प्लीज नरेट द कॉमन स्टोरी, आपने अपना हाथ उठाया, इधर उधर देखा, और अगर कोई नहीं कोशिश कर रहा है तो आप खुद खड़े हो जाइए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके मतलब नजरिए से, आपके दृष्टिकोण से पूरा अगर मैं बात करूं स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो ये ओवरऑल कि भाई पहले आपने OIR दिया, वो अच्छा दे देना है कि गुड, एक्सीलेंट, वो आपकी डिपेंड करता है मेंटल स्टेबिलिटी पे। एटलीस्ट इट शुड बी गुड। हाँ, उसके बाद एक आपको स्टोरी लिखनी है प्रॉपर वे में, जो कि आपने कहीं ना कहीं मतलब सुनी होगी, या फिर जो आपको जो आइडियाज आ रहे हैं उनके ऊपर ही बनानी है, कोई बेफजूली की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। तीसरा, फिर आपको जो आपका नरेशन होता है उसमें थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना है, और फिर बाद में हाँ, क्लियरली जो आपने स्टोरी लिखी है उसका एक फ्लो में अंडर 1 मिनट बोलते हैं, 40 to 50 सेकेंड्स में कोशिश करें सारी बात अपनी कह दें,
है ना। हाँ, if you are good in all these things then you will get screened in। हाँ, सबसे अगर पहला आप तो सब में थोड़ा थोड़ा, अगर आप एवरेज भी हैं तो आप स्क्रीन इन हो जाएंगे। हाँ, तो ये सबसे पहला तो मिथ सबसे यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि भाई जो सबसे ज्यादा मतलब बोलेगा जो हाथ उठा के कि मैं ही नरेट कर रहा हूँ कि वो ही नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अपने चार टेस्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि OIR, PPDT, नरेशन एंड GD, 4 टेस्ट में अगर आप अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपने अच्छे पॉइंट दे रहे हैं, तो यू विल गेट स्क्रीन इन। सर स्क्रीन इन होने के बाद फिर वहां पे क्योंकि 85%, 80% बच्चे, 70% बाहर आ जाते हैं। अब जो बच्चे रह गए उनके लिए फेज 2 जो है वो और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। लाइक जैसा कि मैं आपकी बात करूं, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप SSB मेंटर साइकोलॉजिस्ट हैं, तो फिर दूसरे दिन आप बच्चे में क्या देखना चाहते हैं कि वो टैट कैसी करे, फिर हम उसके बाद आएंगे वैट कैसी करे, SRT कितनी कर दे, और फिर SDT। ये हम अगर सेकंड डे की बात करें ठीक है, तो स्क्रीनिंग में तो हमने एक रॉ पोटेंशियल देख लिया कि कौन ग्रुप में परफॉर्म कर पा रहा है और इंटेलिजेंस किसके अंदर ठीक ठाक लेवल पे। अब पहला टेस्ट आपका साइकोलॉजी सीरीज का होगा, है ना। उसमें 4 टेस्ट होते हैं, टैट, वैट, SRT एंड SDT। जी सर। इसमें होता क्या है वो तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर, अभी बात करेंगे। लेकिन इसमें देखा क्या जा रहा है, इसमें सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट ये देख रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में कोई छुपा हुआ एंगल तो नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो लोगों को लग रहा होगा कि ये स्टोरी कितनी अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश कितनी अच्छी होनी चाहिए, है ना, फ्रेजेस कितने अच्छे होने चाहिए, शायद वो ये देख रहे हैं। नहीं, ये एक सोच का टेस्ट है ना, मनसा वाचा कर्मणा। तो ये आपके जहन के अंदर क्या चल रहा है। आप दिखने में तो कुछ और हो, लेकिन आपके मन में दूसरे के लिए ईर्ष्या चल रही है। ठीक है, आप दिखने में तो कुछ और हो, लेकिन आपके मन में कोई हताशा चल रही है, कि एक सोसाइटल टेंडेंसीज जिनको हम बोलते हैं। आप दिख तो कुछ और रहे हो, लेकिन आप बात सोच रहे हो कुछ क्राइम करने की, एक क्रिमिनल माइंडसेट है आपका। अब इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दिखने में और बातें करने में तो बहुत लोग अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पीछे की मंशा क्या है, इसको हम इस सीरीज से पकड़ते हैं। ठीक है, तो टैट में हमने 12 पिक्चर्स का एक सेट बनाया। ठीक है, अब इसमें अलग अलग पिक्चर्स होती हैं। जो ओरिजिनल टैट होता है, जो साइकोलॉजिस्ट ने इजाद किया था, उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग चीज़ें होती हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग होता है। यहाँ भी हम लोग वही सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक टाइम बाउंड मैनर में 12 पिक्चर्स दिखाते हुए आपको लगातार, और एक पिक्चर दिखाई 30 सेकेंड्स के लिए, फिर 4 मिनट्स आपको दिए एक स्टोरी लिखने के लिए, तो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है और आपको एक अनकॉन्शियस लेवल पे ले जाया जाता है, जहाँ पे आप बिना सोचे समझे और अपने मन की बातों को निकालना शुरू करते हैं। देयर आर हाई चांसेस कि अगर आपके अंदर कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी है तो वो बाहर आ ही जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक साइकोलॉजिस्ट ही आइडेंटिफाई कर पा सकता है। वैसे तो सारे ही जो बोर्ड मेंबर्स हैं दे आर ऑल साइकोलॉजिस्ट, सबको कॉमन ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन एक जो ये तरीका है टेस्ट करने का, ये काफ़ी एस्टेब्लिश तरीका है और इससे कई सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। फिर अगर किसी के अंदर कोई एंगुलैरिटी या नेगेटिव चीज़ नहीं पाई जाती है, फिर नेक्स्ट चीज़ देखी जाती है कि वो कितना पॉजिटिव साइड में है। ठीक है, वो उसका काम करने का तरीका क्या है, ये चीज़ नेक्स्ट क्यों देखी जाती है, पहले क्यों नहीं देखी जाती। पहले इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी के अंदर अच्छा है भी तरीका, बट एट द सेम टाइम वो उसके अंदर एक एंगुलैरिटी है, जैसे कि कोई इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन वो डिसऑनेस्ट भी है, तो अब इसका हमें कोई फायदा नहीं है, इस कैंडिडेट को हम ड्रॉप कर देंगे। अभी कितना ही अच्छा हो, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने ही हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, क्योंकि वो डिसऑनेस्टी जो है इसने सारी चीज़ों पे, सारी क्वालिटीज़ पे पानी फेर दिया। इसको हम ड्रॉप करेंगे ही करेंगे। हम एक कम इंटेलिजेंट वाले को ले लेंगे, बट दैट शुड बी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये पहला काम है साइकोलॉजिस्ट का कि एंगुलरिटी को फाइंड आउट करना। सेकेंड थिंग इज हाउ पॉजिटिव और इंटेलेक्चुअल दैट कैंडिडेट इज। फिर उसकी क्वालिटीज पे जाते हैं कि क्या लेवल है, उसके अकॉर्डिंग फिर उनको कम या ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, जो कि फाइनल मेरिट में काम आता है। लेकिन अब साइकोलॉजिस्ट ने अपने मार्क्स दे दिए। टैट में 12 पिक्चर्स के बेस पे, WAT में आपको 15 सेकेंड्स के लिए एक वर्ड डिस्प्लेड रहता है, एंड एवरी 15 सेकेंड्स द वर्ड गेट्स चेंज। उस वर्ड को देख के एक वर्ड में, 2 वर्ड में, 3 वर्ड में, एक लाइन में आपको अपना कुछ रिस्पॉन्स लिखना है।
प्रेफरेबली इन इंग्लिश, द एंटायर SSB's प्रिफर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश ओनली। लेकिन अब कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि नहीं, अगर कोई इंग्लिश में कमजोर है तो क्या हो, ठीक है। सिंस इंग्लिश इज द प्रिफर्ड लैंग्वेज, आपको कोशिश तो इसी में करनी है, लेकिन अगर आप कहीं पे अटकते हैं तो आप हिंदी में भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। पहला काम है कि अपनी सोच को सामने तो रखें, चाहे हिंदी में रखें चाहे इंग्लिश में रखें, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, जो कि मिलता ही मिलता है, तो आपने प्रिपरेशन क्यों नहीं किया? अगर आपको मालूम था कि इंग्लिश में टेस्ट होने वाला है तो आपने प्रिपरेशन क्यों नहीं किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में ही भरसक कोशिश करें, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हिंदी में लिखना है, मैं बस उन अटपटे मोमेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि कभी कुछ ऐसा वक्त आ जाए, क्रिएट हो जाता है ना, तो आपके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है तो आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। तो वैट में आपने, वैट का नाम ही है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तो क्या रिस्पॉन्स लिखा, उस वर्ड को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है जैसे कि नाइफ। अब नाइफ से कोई बोलेगा कि नाइफ इज यूज फॉर कटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। कोई बोलेगा नाइफ इज वेरी डेंजरस, इट कैन हार्म समवन, इट कैन किल समवन। कोई बोलेगा कि नाइफ इज यूज फॉर बाय डॉक्टर्स ड्यूरिंग क्रिटिकल सर्जरीज एंड ऑपरेशंस एंड दैट इज अचीव्ड बाय अ वेरी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग एक आइडियोलॉजी पकड़ना शुरू कर देते हैं कि कौन कैंडिडेट कितना न्यूट्रल जा रहा है। न्यूट्रल माने नाइफ फल सब्जी काटने के काम आ रही है, बड़ा बेसिक सा रिस्पॉन्स है, छोटे बच्चों को भी मालूम है। आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन पे क्या सूट कर रहा है। आपने बोला नाइफ से मर्डर किया जा सकता है या नाइफ से कुछ बुरा हादसा हो सकता है, तो ये आपके मन में डर है, आपके मन में एक नेगेटिव अप्रोच है, और आपने उसी नाइफ को एक पॉजिटिव सेंस में यूज करवाया एक डॉक्टर से, ठीक है। तो इस तरह के 60 रिस्पॉन्सेज में से मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सेज शुड बी टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड एंड फ्यू रिस्पॉन्सेज कैन बी न्यूट्रल एंड वेरी फ्यू रिस्पॉन्सेज कैन बी टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑल्सो, बट द डिग्री ऑफ द नेगेटिविटी शुड बी वेरी लो। तो इसलिए अच्छा, एक गलती इसमें जो कैंडिडेट्स करते हैं वो ये करते हैं कि हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हम छोड़ देंगे, हम लिखेंगे ही नहीं। आपको लिखना तो जरूर है, कंप्लीट पूरा करना है, ठीक है। तो कंप्लीट पूरा कर दिया यानी कि एक चीज तो आपने बता दी कि हम ऑनेस्ट हैं, जो भी हमारे दिमाग में आ रहा था हमने लिख दिया, ठीक है। अब साइकोलॉजिस्ट जो भी अगर कुछ आपको लग रहा है कि गलत लिखा है, उस जगह पे अगर साइकोलॉजिस्ट को भी ऐसा लगता है और कितना गलत है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तो आप ज्यादा कुछ छोड़ देंगे तब तो पक्का ही नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ सिनेरियोज है जिनमें कभी छूट भी जाता है, एक दो रिस्पॉन्सेज छूट गए, मीनिंग नहीं आता था आपको उस वर्ड का। वैसे तो ऐसे वर्ड्स आते ही नहीं है, वर्ड्स बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन कभी कभार एक आध वर्ड ऐसा अटक जाता है जिसमें आप कह सकते हो कि भाई मीनिंग नहीं आता हमें, तो ठीक है, उसमें आपने एक दो बार छोड़ दिया। इसके अलावा कोई रीजन नहीं है छोड़ने का। रीजन नहीं, अगर आप छोड़ रहे हो तो दो रीजन है कि या तो आप डिसऑनेस्ट हो, जो आपके मन में आ रहा है आप बताना नहीं चाह रहे हो, या आपका मेंटल स्टैमिना उतना अच्छा नहीं है, आप पूरा ही नहीं कर पा रहे चीजों को टाइम के हिसाब से, वो प्रेशर ही नहीं झेल पा रहे हो, और ये दोनों ही चीजें हमारे लिए खराब है। तो वो चीज तो सर हमें टैट में भी देखने को मिल जाती है। वही चीज टैट में देखने को मिल जाती है। तो स्टोरी कम अच्छा कितना है, वो बुरा कितना है, वो तो बात की बात है, पहले आप कंप्लीट तो करो, ठीक है। तो चलो आधी लाइन छूट गई, लास्ट में एक लाइन छूट गई एक बार को, लेकिन कितनी स्टोरीज में छूटा, एक आध दो स्टोरी में छूट गया, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ज्यादा स्टोरी में छूटेगा यानी कि अगेन आपका मेंटल स्टैमिना डाउन जा रहा है और आप उससे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल, ठीक है, टाइम के साथ, ठीक है। सर अगर मैं एसआरटी की बात करूं कि जब हमें मतलब 30 मिनट का टाइम दिया है, बुकलेट मिली है हमें और 60 एसआरटी हैं, तो बहुत से बच्चों का क्या सभी का सवाल रहता है कि कितनी हम एसआरटी कर दें कि हम सेलेक्ट हो जाएं। और मैंने ऐसे बहुत से कैंडिडेट देखे हैं जो 20-25 एसआरटी में भी रिकमेंड हुए हैं, बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं जो 60 एसआरटी करने के बाद भी रिकमेंड नहीं हुए। तो उन दोनों के बीच क्या फर्क है, या फिर बच्चों को क्या समझना चाहिए अबाउट एसआरटी कि हमें एसआरटी करनी कैसे है, किस टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए? तो पहला रूल कैंडिडेट्स को ये बनाना चाहिए कि उनको मैक्सिमम एसआरटीज अटेम्प्ट करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी नंबर, 30, 40, 50, ऐसा कोई नंबर आपको दिमाग में नहीं रखना। आपका टारगेट है टू अटेम्प्ट ऑल द 60 एसआरटीज। अब इस टारगेट को अचीव करते हुए आपसे जितनी हो जाए, ठीक है। अगर आपने पहले से अपने दिमाग में कोई
नंबर सेट किया हुआ है तो वो डिजास्टर्स है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई टूर्नामेंट किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए खेल रहा है या सिल्वर मेडल जीतने के लिए खेल रहा है या गोल्ड मेडल जीतने के लिए खेल रहा है? हर कोई गोल्ड मेडल जीतने के लिए ही खेलता है। किसी का टारगेट ये नहीं होता कि नहीं मेरे को गोल्ड नहीं चाहिए, मैं सिल्वर ही ले लूंगा। बिल्कुल ठीक है, तो टारगेट इज गोल्ड। अब उसके पीछे मेहनत करते हुए वो हो सकता है ना जीते, कुछ भी ना जीते, हो सकता है ब्रॉन्ज जीत ले, हो सकता है सिल्वर जीत ले, लेकिन टारगेट तो हमेशा गोल्ड है। तो टारगेट आपका 60 होगा हमेशा। आप 60 ना कर पाओ कोई बात नहीं। अब ऐसा टारगेट क्यों, यहाँ पे क्या इम्पैक्ट डालता है? ये इम्पैक्ट डालता है अक्षत कि अगर आप प्रेशर नहीं लोगे तो आपके जो रियल रिस्पॉन्सेज हैं वो निकल के नहीं आएंगे। ठीक है, तो प्रेशर अगर आपने पहले से ही अपने दिमाग में सेट कर लिया कि मैं तो 40 करके आऊंगा, 40 तो मुझसे आराम से हो जाते हैं और मैं 40 करूंगा और बड़ा लंबा लंबा लिखूंगा और बहुत अच्छे से लिखूंगा, यानी कि ये सारी चीजें तो आप प्रेशर लेके कर ही नहीं रहे हो। बट एसएसबी में सारा खेल ही प्रेशर में परफॉर्म करने का है। तो जब तक आप प्रेशर नहीं लोगे आपकी रियल पर्सनैलिटी सामने नहीं आएगी। पता लग जाएगा, आपकी हैंडराइटिंग बड़ी स्टेबल होगी। हैंडराइटिंग भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वैट में आपने जल्दी जल्दी लिखा, आप बड़ा ड्रैग करके लिख रहे थे। टैट में जल्दी जल्दी लिखा, ड्रैग करके लिख रहे थे। यहाँ पे आपने बड़े आराम से लिखा, 1 by 1 लिखा, यहाँ पे बड़ा सब कुछ साफ साफ आ रहा है, यानी कि आपने प्रेशर लिए ही नहीं। ठीक है सर, अगर मैं हैंडराइटिंग की बात करूं तो हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए? ज्यादा ही अच्छी कर दें या फिर जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आफ्टर, जब हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं, और ग्रेजुएशन में अगर कोई बीटेक करता है या कुछ भी, तो मतलब 12th के बाद से फिर हमारा पेन से लगाव थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम बात करते हैं फिर कि ज्यादातर अभी क्या हो गया है कि सब फोन पे ही देख रहे हैं, टैबलेट पे ही हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, पेन से लगाव थोड़ा कम हो जाता है और फिर हमें प्रैक्टिस नहीं रहती लिखने की। लास्ट में जब हम जाते हैं ना, राइटिंग आती है बहुत बुरी, मेरी भी बहुत बेकार आई थी। तो मैं पूछना चाहूंगा राइटिंग कैसी होनी चाहिए? नहीं, इसका सिंपल सा अगर जवाब हो तो यही है कि राइटिंग बस पढ़ने में समझ में आनी चाहिए, है ना। बहुत गंदगी, बहुत सारी कटिंग्स, ये सब नहीं होना चाहिए, सुंदरता वाली बात नहीं है। बट आपकी लिखने की आदत तो होनी चाहिए। ठीक है, आप सोचो नहीं मैं एसएसबी में जाके ही लिखूंगा, तो नहीं। तो इसके लिए पहले से कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए कि डेली बेसिस पे एक एस्से राइटिंग करें, एक टॉपिक लें और उस पर एस्से लिखें। या जो लोग डायरी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं वो भी एक अच्छी हैबिट है, तो उससे उनकी आदत बन सकती है, तो डायरी राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एस्से राइटिंग से आपको कंटेंट मिलता है करंट अफेयर्स का, अपनी बात को रखने का, जो कि आगे चल के ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यूज में भी काम आता है, लेक्चरेट में काम आता है। ठीक है, तो एस्से राइटिंग इज अ गुड हैबिट टू डेवलप दैट। लेकिन बेसिकली राइटिंग बहुत सुंदर होने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो राइटिंग कैन बी सिंपल। अगर सर अब मैं बात करूं कि हमने ऑलरेडी टैट वैट एसआरटी की बात कर ली और बहुत सारा प्रेशर हम पे दिया जाता है, लेकिन ऐसा एक मिथ है या फिर ये सच्चाई है, वो अभी आपसे मैं क्लियर करना चाहूंगा। एसडीटी के बारे में बात करें तो उन्होंने हमें बता रखा है कि हमारे 5 क्वेश्चन आने हैं। पेरेंट्स ओपिनियन, ठीक है, आपके फ्रेंड्स का ओपिनियन, आपके सीनियर या फिर आपके जो टीचर हैं उनका ओपिनियन, और आपके खुद का ओपिनियन, एंड वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर। ये 5 क्वेश्चन ही आते हैं लौट फिर के, थोड़ा सा मिक्सचर हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इनको रट के चले जाते हैं। उनका मानना है कि इन द एसएसबी इफ वी आर गोइंग, तो केवल एक ही चीज है जो हम रट के जा सकते हैं। तो वहां पे ये वाला फैक्टर कि आप अपनी ओरिजिनलिटी दिखा रहे हैं या फिर आप कोई चीज रट के जा रहे हैं, वो आप लिख रहे हैं, तो वो कितना मैटर करता है? साइकोलॉजिस्ट कैसे समझ लेता है कि भाई ये रट के आया है, ये इसने खुद से लिखा है प्रेशर के बीच में? देखो अक्षय, थोड़ा प्रिपरेशन करना तो ज़रूरी है। ठीक है, कि बिल्कुल ही वहाँ पे जाएंगे और फर्स्ट टाइम वहीं पे लिख देंगे, तो ये तो नहीं। बट ये रटना किसको बोलते हैं हम? रटना या फेक दिखाना। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हमें रटने से प्रॉब्लम है या फेक दिखाने से प्रॉब्लम है? हाँ। हमें मेजर प्रॉब्लम तो फेक दिखाने से। बिल्कुल। अब फेकनेस पता लग जाती है, ठीक है, कि ये कैंडिडेट, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने आपकी स्टोरीज भी देखी हैं, उसमें आपके हीरो का बिहेवियर भी देखा है, वैट के रिस्पॉन्सेज भी देखे हैं, एसआरटी के रिस्पॉन्सेज भी देखे हैं, और यहाँ पे आप लिख रहे हो कुछ चीज़ें साफ पता लग रही है कि यार ये आपका गलत असेसमेंट है अपने बारे में। आप अपने बारे में करेक्ट तरीके से ना तो अच्छी बातें ही बता पा रहे हो ना गलत ही बातें बता पा रहे हो। आप ये कहीं से आपने किसी और से लिखवाया है या किसी और का कॉपी कर लिया है। एंड 90% ऑफ द कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करते ही करते हैं
कि वो इधर उधर से इंटरनेट की मदद से कोई सैंपल वगैरह देख के चले जाते हैं और अपनी ओरिजिनलिटी लिखना मेंशन करना भूल जाते हैं और वो पकड़े जाते हैं। तो इसमें फेक नहीं करना है। आप पहले से अगर प्रिपेयर कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फेक मत करिए। तो सर की बात से एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि सबसे पहले इफ वी आर गोइंग फॉर द एसएसबी, तो हमें सबसे पहले ये नहीं देखना है कि एसएसबी वाले एक रिकमेंडेड भैया है, उनसे बोल देता हूँ भैया जरा अपना एसडीटी दे दीजिए, तो क्योंकि वहां पे फिर हमारी दोनों की मेंटेलिटी अलग हो गई। तो वो चीज हमें एक नहीं करनी है, एक तरीके से एक मिथ वो क्लियर होता है। सर हमने बात कर ली स्क्रीनिंग डे की, ठीक है, हमने बात कर ली सेकंड डे की जहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। अब मेरे को लगता है कि शायद जहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट का काम था वो शायद खत्म हो जाता, वो अपना रिजल्ट अब तैयार कर लेंगे। लेकिन जब हमारा आता है जीटीओ डे 1, वहां पे क्योंकि जीटीओ में ग्राउंड टास्क और हर कोई एक्साइटेड रहता है करने के लिए कि हम ग्राउंड में जाके जितनी हमारी ताकत है ना, फिजिकल स्टेमिना सारा दिखा देने वाले हैं। क्योंकि हम भी जब ट्रेनिंग में मान लो कहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने ब्रेक थ्रू पॉइंट पे की थी, तो हम भी जब यहाँ पे करते थे पीजीटी एसडीटी या फिर हम जब ग्राउंड जाते थे तो हमें भी इंटरेस्ट आता था, मजा आता था फिजिकल एक्टिविटीज करने में। तो जब हम वहां जा रहे हैं, लेकिन वहां पे शुरुआत में हमें देखने को मिल जाता है जीडी, मतलब कि हमने गेट में घुसने का प्रयास किया, सामने ही तो द्वारपाल लगे बैठे हैं जीडी और जीपी। उनके बारे में आपको क्या कहना है कि मतलब हम जीडी की तैयारी कैसे करें कि वहां पे कॉन्फिडेंट के साथ बोल पाए? तो जीडी हैज गॉट टू एस्पेक्ट्स। एक तो जीडी में बोलने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, जिसको डेवलप करने के लिए रीडिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी के पास कंटेंट है, हेजिटेशन है, तो वो नहीं बोल पाएगा। किसी के पास कंटेंट नहीं है पर ओपन है बहुत, लेकिन कंटेंट ही नहीं है, तो वो क्या, वो फिर लॉजिकल आर्गुमेंट्स नहीं देगा, वो नॉनसेंस बातें करेगा, इलॉजिकल बातें करेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ों को बैलेंस बनाना होगा। तो कुछ अगर 15 दिन से कोई तैयारी कर रहा है, 20 दिन से कर रहा है, 1 महीने से कर रहा है, तो उसमें उनको करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, इसीलिए एस्से राइटिंग जैसे मैंने बताया, तो एस्से राइटिंग करने से पहले कुछ पढ़ोगे कहीं पे, ठीक है। आपने कोई टॉपिक ले लिया, इंडिया एंड चाइना रिलेशंस, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, ठीक है, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, तो लिखने से पहले उनके बारे में आप पढ़ोगे, तो वहाँ से आपका कंटेंट डेवलप होगा। अगर कोई न्यूज़पेपर की हैबिट डालता है तो उसमें एडिटोरियल पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट सुनते हैं, वहाँ से आपके आर्गूमेंट्स तैयार होते हैं। तो ये ज़रूरी है। और साथ में बोलने की प्रैक्टिस करना, बोलने की प्रैक्टिस करने, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए कैंडिडेट क्या कर सकते हैं कि एस्से लिख लिया, अब उसी एस्से को शीशे के सामने या दीवार के सामने एक नरेट कर दें, तो उनका एक फ्लुएंसी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। जो उनका टोन है वो चेंज हो जाएगा हाँ, इंग्लिश की तरफ। अब हाँ, तो कल को उनको अपने जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, चाहे वो इंटरव्यू में उनको अपने पॉइंट्स रखने हैं, चाहे वो जीडी में अपने पॉइंट्स रखने हैं, चाहे वो लेक्चरेट देना है, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। और जीडी में हमें कितना पार्टिसिपेट करना है? लाइक मैंने ऐसा बहुत सुने देखा है, शायद ये मिथ हो सकता है, लेकिन ऐसे एसेसर्स भी कहते हैं कि आप जीडी में गए, 20 मिनट का जीडी हो रहा है, ठीक है, और आपने एक मिनट के 3 पॉइंट बोल दिए, मतलब 1 मिनट तक आपने जीडी 8 लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं, आपने अपना चांस लिया, आपने स्पीक कर दिया। अब जो हमने बोला है वो उनके पॉइंट से मैच नहीं कर रहा है, वहां पे फिर एकदम मतलब अपोजिशन जब आता है, फिर तो जीडी में फिर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद मैं एकदम चुप हो जाता हूँ, मैंने बोला फिर मैं चुप हो गया। अब जो वो मुझसे पूछ रहे हैं मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। उस प्रॉब्लम को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ही होती है, कैसे फेस करें? देखो, जो इनिशियल जीडी हुआ था पीपीडीटी में, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर मोर, 14, 15, 17, 20, ठीक है। यहाँ पे जो जीडी होगा, एक जीटीओ ग्रुप की जो स्ट्रेंथ होती है वो 6 to 10 कैंडिडेट्स की होती है, तो 6, 7, 8, 9, 10 कैंडिडेट्स हो सकते हैं एट मैक्स। इनको सर्कल में बिठाया जाता है, ठीक है। और पहले जीडी में जीटीओ 2 टॉपिक्स देता है, आपको बोलता है जीटीओ की इन दोनों में से आप कोई एक टॉपिक विल गो विद द मेजॉरिटी, तो एक छोटा सा डिस्कशन। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अभी उनको ग्रुप का लेवल मालूम नहीं है, कहीं उन्होंने ऐसा टॉपिक दे दिया जिसपे कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो नॉलेज इज ओनली वन एस्पेक्ट आउट ऑफ 10 पैरामीटर्स, नॉलेज इज ओनली 1 पैरामीटर, अभी भी 9 पैरामीटर कुछ और है। तो जीटीओ आपको पूरा मौका दे रहा है कि अपनी मर्जी का टॉपिक आप चूज कर लो और उस पर आप अच्छे से पार्टिसिपेट करो। अब जिस कैंडिडेट ने इनिशिएट कर दिया, ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी ने इनिशिएट नहीं किया तो पहले तो वो सुने दूसरों को, ऑब्जर्व कर, ठीक है, एंड इसको एक कॉन्वर्सेटिव टोन में ले जाएं। मुझे 3 पॉइंट बोलने हैं 1-1 मिनट के, या 4 पॉइंट बोलने हैं और मैं बस
कोई कोई कुछ भी बातें कर रहा है, मैं अपना पॉइंट बोलूंगा चुप हो जाऊंगा, नहीं, ये नहीं। गो विद द फ्लो, देखो कि बात क्या चल रही है। आप फिर 1 मिनट तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, 1 मिनट तक लगातार किसी को बोलना भी नहीं चाहिए और बोलने देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक कैंडिडेट ने अपनी बात स्टार्ट की और 1-2 लाइन उसने मुद्दे की, अब आपको इंटरवेन कर देना है, ठीक है। आप नहीं बोलोगे तो कोई और चांस ले लेगा या वो बोलता जाएगा और आप बाद में बोलोगे मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला, मुझे तो किसी ने बोलने ही नहीं दिया। नहीं, आपको मौका खुद लेना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, रियल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी जो जैसे भी प्रैक्टिस कर रहा है, जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि हम एक तो डिस्कशन से आउट होके ना बोलें, ठीक है, रेलेवेंट ही बोलें, इरेलेवेंट ना बोलें। कोई कुछ बोल रहा है तो उसी को ठीक करके, उस पॉइंट को ठीक करके, या आप एग्री नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो, एग्री करते हो तो और इसमें क्या पॉइंट्स ऐड ऑन किए जा सकते हैं, आप कुछ ऐसा बोलें। सिर्फ बोलने के लिए ना बोलें, सिर्फ बोलने के लिए बोलने से अच्छा है कि कम ही बोल लें, ज़्यादा चुप रहें, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा चांस तो लेना पड़ेगा, बिल्कुल ही शांत होकर काम चलेगा नहीं। और इसीलिए कुछ कैंडिडेट हालांकि ऐसे होते हैं जिनको या तो कंटेंट उस टॉपिक में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या कोई ऐसी बात है आपके ग्रुप में ऐसा कोई कैंडिडेट है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है, इसलिए 2 करवाए जाते हैं, फिर एक और जीडी आ जाता है, ठीक है। अब जीटीओ को पता लग गया है कि कैंडिडेट का इस ग्रुप का लेवल क्या है, तो वो एक कंपलसरी टॉपिक दे देते हैं और उस पर करते हैं। अब अगर आप पहले पे नहीं बोल पाए तो कम से कम दूसरे पे बोल लो, ठीक है। अब बार बार ये बहाना तो नहीं दे सकते कि नहीं मुझे ये भी नहीं आता है, ठीक है। तो अब ये भी नहीं आता है तो फिर आपको क्या आता है? आप एक क्लास 1 ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपको प्रिपरेशन करके आना चाहिए था। वी एक्सपेक्ट कि आप करंट अफेयर्स जानते हो, वी एक्सपेक्ट कि आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो। तो आप अगर हर बात में यही बोल दोगे कि नहीं ये टॉपिक भी मेरे को नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। हाँ, पहले में आपने कम बोला या नहीं बोल पाए किसी वजह से, दूसरे में बोल लो, तो जीटीओ उसको अच्छा मानेगा, अप्रिशिएट करेगा। काफी ज्यादा मतलब ऑप्शंस मिलते हैं कि मान लीजिए मैं एक ग्रुप में बैठा हूँ और मैं जीडी कर रहा हूँ और एक सामने वाला कैंडिडेट जो है कस्टमर बोल नहीं पा रहा है, तो कभी कभी मैं क्या करता हूँ दानी बन के एक मतलब ना कि ओके कैंडिडेट्स कैन बी हैव अ पॉइंट फ्रॉम कस्टमर दिस, और ये चीज मैं एक नहीं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मतलब उसको बोलना आ ही नहीं रहा। एक तो होता है कि चलो उसको चांस नहीं मिला, बट मैंने उसको चांस दिया, लेकिन वो तब भी नहीं बोल पा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है मेरे पे पड़ेगा, नेगेटिव है उस पे पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा एक उसको मौका देने की कोशिश की थोड़ा बहुत तो ठीक है, अब उसने नहीं चांस लिया, ये उसका ड्रॉबैक है। अब आप भी बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए हो, दैट मीन्स आप भी कहीं से ऐसी कोचिंग लेके आए हो जहाँ पे आपको सिखाया गया है कि आप इस तरह से थोड़ा सा उनको प्रेशराइज नहीं, थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश करो, ठीक है। तो नहीं, आप डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं, आप मुद्दे की बात करिए, जो बोल रहा है आप उनसे फिर आर्गुमेंट करिए, जो नहीं बोल रहा है वो नहीं बोल रहा है, उसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, किसी को ज़्यादा फोर्स नहीं करना, हाँ, एक दो चांस दे सकते हैं। ये कॉमन डिस्कशन नहीं है। ये पीपीडीटी में क्या होता है कि हमें कॉमन पॉइंट पे आना है। यहाँ पे ये जो GD1 और GD2 हो रहे हैं, ये बेसिकली आर्गुमेंटेटिव डिस्कशन है, ये एक डिबेट की तरह से है। जैसे एक टीवी चैनल पे न्यूज़ प्रोग्राम में एक टॉक शो आता है जिसमें 2, 3 या 4 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला लिया जाता है। आम आदमी पार्टी हो गए, कांग्रेस पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, या कोई और पार्टीज हैं। कोई किसी दूसरी पार्टी को के बारे में अच्छा नहीं बोलेगा, सब अपने अपना एक स्टैंड ले लेंगे और सब अपने बारे में ही बातें करेंगे। तो ये डिस्कशन है कि जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड, जैसे कि इंडिया के सामने सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या क्या है, व्हाट इज़ द चीफ प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम बिफोर इंडिया, ठीक है। क्या पॉपुलेशन है, क्या पोल्यूशन है, क्या एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो इनमें से किसी ने बोला कि अकॉर्डिंग टू मी एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। दूसरा बोलेगा नो, आई डोंट एग्री विद यू, अकॉर्डिंग टू मी पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कोई और बोलेगा नहीं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर नहीं है। तो सब लोग अपनी अपनी बात पे, अब आपने एक चीज पकड़ ली, अब आप इसी पे बात करे जा रहे हो, ठीक है। अब आप थोड़ी देर बाद ये अपना स्टैंड बदलना नहीं है कि नो आई एग्री विद यू नाउ एंड आई थिंक दैट आप ही सही बोल रहे हो एंड आई विल गो विद योर पॉइंट। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे कुछ अपने ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देने हैं कि अगर वो दोनों एग्री हो जाए मेरी बात से, कि अगर मैंने पॉल्यूशन के लिए बोला, पॉपुलेशन तो एग्री तो कोई नहीं होगा, आपको बस बहस करते जाना है। आप कुछ पॉइंट बोलोगे, अगला आदमी कोई पॉइंट बोलेगा,
ठीक है, आप ना वो दब रहा है ना आप दब रहे हो, बस एक पार्टिसिपेशन हमें चाहिए एंड रेलेवेंट पार्टिसिपेशन चाहिए। एक बात शुरू हो गई है, अब उसी से कनेक्ट करते 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 आप और कोई भी पॉइंट, कई बार कुछ कैंडिडेट्स करते हैं कि ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एक पॉइंट पकड़ लिया और उसी को रिपीट किए जा रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा उसमें नयापन लाइए और पॉइंट्स ऐड करिए, तो इसी से आपकी नॉलेज का डेप्थ का पता लगता है, ठीक है। तो दैट इज द ट्रिक जो कि बहुत कैंडिडेट समझ नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं नहीं मिलजुल के, ठीक है, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, किसी पे चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, एग्रेसिव नहीं होना है, लेकिन आप आर्ग्यू तो कर ही सकते हो, ठीक है, आप आर्ग्यू करिए, हाँ, और आर्ग्यूमेंट का रीजन भी दीजिए। सिंपली कह देना नहीं मुझे आपकी बात सही नहीं लग रही है, आई डिसएग्री विद यू, ठीक है, ये कोई बात नहीं हुई है, क्यों ऐसा लग रहा है, अपने रीजन तो दीजिए, पॉइंट तो देना पड़ेगा आपको, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब जितने भी करंट अफेयर्स हैं कि जो करंट में अभी चल रहा है, अफेयर्स जो चल रहे हैं, तो वो उनके बारे में थोड़ा सा हमें थोड़ा बहुत डिटेल में ना भी हो, है ना, अगर आधा घंटा आपने न्यूज़पेपर भी देख लिया और एक न्यूज़ सुन ली तो इतना भी बहुत है। अब कैंडिडेट अपने पूरे 24 घंटे में से इतना टाइम तो निकाल ही सकता है। हाँ, कोरिलेट आपको करने आना चाहिए कि न्यूज़ से क्या चीज़ कोरिलेट हो रही है। बिल्कुल। सर उसके बाद आता है हमारा जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि आपको अगर 4 प्रॉब्लम दी गई है, तो सबसे पहले मैंने मोस्टली ये देखा है कि सबकी प्रॉब्लम की प्रायोरिटी जो रहती है सेम ही रहती है। तो मतलब जो कि कहीं किसी की डेथ हो रही है, ब्लड निकल रहा है, किसी का एक्सीडेंट है, तो उसको प्रायोरिटी 1 2 3 ऐसे लेके, लेकिन एक्शंस में वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखे हैं कि किसी के एक्शन कुछ और है। और जब फिर बात आती है वहाँ पे भी, हम जब एक कॉमन सॉल्यूशन पे आते हैं, अगर मैं आना पड़ जाए, अगर वीडियो कह रहा है कॉमन सॉल्यूशन को, तो वहाँ पे सबके वेरिएशंस अलग अलग होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके वेरिएशंस वहाँ काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपने दिया वो वैलिड है, लेकिन आपको ग्रुप मानने को तैयार नहीं, वहाँ पे क्या करें? तो फिर जो ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि आपका जो एक्शन प्लान है वही ज़्यादा लॉजिकल है, तो आपको ग्रुप को कन्विंस करना ही पड़ेगा। मतलब ग्रुप कन्विंस अब ना हो, टाइम खत्म हो जाए, अलग बात है, लेकिन आपको कोशिश वही करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं दूसरे लोग भी सही बोल रहे हैं, तो यू विल हैव टू, ये इट इज़ सिमिलर एज पीपीडीटी। अगर दूसरा का पॉइंट लॉजिकल लग रहा है ना, अब पीपीडीटी में एक पिक्चर है, उसमें एक नॉर्मल पैंट शर्ट में फॉर्मल क्लोथ्स में एक आदमी कहीं जा रहा है, एक किसी कैंडिडेट ने बोला कि आई थिंक दैट ये एक पुलिस ऑफिसर है, दूसरे ने बोला कि नहीं कहाँ से ये पुलिस ऑफिसर लग रहा है आपको, ना तो इन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है ना कुछ है, ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि हाँ है ना, यू आर राइट, आपने अच्छा पॉइंट किया है ना, तो ये मैंने थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में सोच लिया था। इसी तरह यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा अच्छा पॉइंट बता रहा है, तो बजाय घबराने के कि वो ज़्यादा अच्छा बता रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और जब कॉमन स्टोरी सुनाने का टाइम आएगा, अपने आप को नॉमिनेट करिए। अगर इस कैंडिडेट को मौका मिल जाता है तो भले ही पॉइंट किसी और का है, लेकिन उस पॉइंट को लेके ये कॉमन प्लान बता दें। हाँ, तो सर जैसे कि आपने जितने सारे अभी रूल्स या जो हम कह सकते हैं जितनी भी आपने क्वालिटीज बताई हैं, मेरे को शायद ऐसा लगता है कि कोई फिर पीजीटी, एचजीटी और फिर जीओआर वगैरह में काम आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जीटीओ में जो चीज आपने दिखाई है, जीडी जीपी में, ठीक है, जैसा कि सर ने बताया था मनसा वाचा कर्मणा, तो आपके मन में क्या है कि वो आपने लिख के बता दिया साइकोलॉजिस्ट को, ठीक है, आपके वचन क्या है ये अभी आप इंटरव्यूअर को बताने वाले हैं, आपकी कर्मणा कर्म क्या है ये आप नहीं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूँ कि कोई एसआरटी है, एक एसआरटी है दैट ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन नोबडी वाज लिसनिंग टू यू, ठीक है, ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन नोबडी वाज लिसनिंग टू हिम, ही डॉट 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 ही डिड व्हाट, ठीक है। तो अब इसमें कोई लिखेगा क्या लिखेगा तुम्हारे हिसाब से, है ना? मेरे हिसाब से कि अगर कोई मेरी नहीं सुन रहा है तो आई विल ट्राई टू पुट माय एफर्ट्स और एक वैलिड पॉइंट रखने का ट्राई करूंगा ताकि वो मेरी बात सुने। हाँ, तो आप कुछ और लॉजिकल आर्गुमेंट्स रखेंगे, कुछ और फैक्ट्स रखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन जब एक्चुअल डिस्कशन हुआ तब क्या आपने ये किया, ये भी तो मैटर करता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट आपसे पूछवा रहा है वही इनडायरेक्टली जीटीओ आपसे करवा के भी देख रहा है। तो तरीके डिफरेंट हैं एसेस करने के, लेकिन असेसमेंट उन्हीं चीज़ों का हो रहा है ना, कि यहाँ पे आप मायूस तो नहीं हो रहे हो, यहाँ पे आप ज़्यादा गुस्सा तो नहीं कर रहे हो, वहाँ पे तरीके कुछ और थे, यहाँ पे तरीके कुछ और है। तीनों चीजें बैलेंस में रहनी चाहिए। तीनों चीज़ें बैलेंस में रहनी चाहिए। सर पूरा जीटीओ की, लेकिन जैसे हम बात करते हैं सारे ऑब्स्टेकल टास्क की, तो सेम ही मतलब रूल्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, तरीका डिफरेंट है। सर उसके बाद मोस्ट डिफिकल्ट जो फेस आता है एज पर, क्योंकि अगर जीटीओ की बात करें 1 2 ऐसे ही निकल जाएगा, इंटरव्यू का जो दिन आता है एंड इंटरव्यू को क्या आपने अब तक जो किया, एक तो लिखा,
वो चीज़ अलग थी, आपने करके दिखाया वो चीज़ अलग थी। आपको पर्सनली ये लग रहा है कि मैंने जो लिखा मुझे कोई नहीं देख रहा था, मैंने जो किया मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन अब मैं बैठा हूँ एक इंटरव्यूअर के सामने और वहां से मेरा फेस टू फेस बात होगी कि और रिजल्ट मेरा तुरंत सामने। अगर मैं इफ आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्स एट अ टाइम तो मुझे पता चल रहा है कि भाई ये मेरे लिए नेगेटिव जा रहा है। वहां पे कैसे हम प्रेशर को हैंडल करें, ठीक है, या फिर जैसे जब वो CIQ की बात करते हैं, पूरा आप इंटरव्यू फेस को मतलब एक एसएसआर की दृष्टि से कैसे देखें? देखो, इंटरव्यूइंग ऑफिसर अगर CIQ देते हैं, इट इज टू चेक योर अटेंशन, टू मेक यू अनकंफर्टेबल, ठीक है। और तो CIQ का इससे ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं। एंड बहुत सारे इंटरव्यू ऑफिसर नहीं भी देते हैं कई बार, ठीक है। तो CIQ कई कई बार दिए जाते हैं, या तो एक ही इंटरव्यू में। CIQ में इज अ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनो उन क्वेश्चंस को और 1 बाय 1 उनको आंसर करने की कोशिश करो। कोई भूल भी जाते हो तो उनसे पोलाइटली एक रिक्वेस्टिंग टोन में पूछ लें। टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी भी एक एसेसर से बात करते हैं, किसी भी सीनियर से बात करते हैं, आप एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो देखी जाती है, आप इंटेलिजेंट होगे, बहुत टॉपर होगे, बहुत बड़े स्पोर्ट्स अचीवर होगे, लेकिन आपके अंदर अगर बिहेवियर ही नहीं है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट ही अच्छा नहीं है, यू आर नॉट हम्बल, तो आपका रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो आप उनसे पोलाइटली पूछ लें कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, और आप मुझे रिमाइंड करा दें अगर ऐसा है तो। अगर ऐसा है नहीं बता दें, ठीक है। एंड एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, प्रेशर हैंडलिंग क्यों? प्रेशर आई क्यों रहा है? प्रेशर आ रहा है कि हम रिजेक्ट ना हो जाएं, प्रेशर आ रहा है कि हम गलत ना बोल दें, ठीक है। प्रेशर ये आ रहा है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। अगर आप रिजेक्शन का डर निकाल दो तो प्रेशर आएगा ही नहीं। तो प्रेशर हैंडलिंग के लिए फर्स्ट डे से आप रिजेक्शन का डर निकाल दो, सिलेक्शन की डेस्परेशन हटा दो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिलेक्शन की उम्मीद खत्म कर दो, नहीं, उम्मीद तो हर कोई जा रहा है तो उम्मीद लेके ही जा रहा है, ठीक है। तो देयर हैज टू बी सम एक्सपेक्टेशंस, लेकिन डेस्परेशन क्या होगा, कैसे होगा, एंड आपकी प्रिपरेशन कितनी है, कितनी आपने की है, वो आपको पावर देती है वहां पे उस प्रेशर को हैंडल करने की। सपोज यू आर वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू टर्न, आपको वहां पे आप अपना GTO एक्टिविटीज कंप्लीट करके गए या साइकोलॉजी टेस्ट देके आए, और वहां पे लिस्ट लग गई कि आज 4 लोगों का या 5 लोगों का इंटरव्यू होगा, इतने बजे से स्टार्ट होगा और सब तैयार हो जाना अपना खाना वाना खा के, ठीक है। आप तैयार हो गए। अब आपसे पहले जो गया वो आया कैंडिडेट, और आपने फटाफट, टाइम तो ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन अब आपका नेक्स्ट टर्न आपका है। आपने उससे पूछा कि भाई आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं अंदर, तो उन्होंने बोला यार कि वो तो बहुत करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें कर रहे हैं और न्यूज़पेपर की बातें कर रहे हैं, या पर्सनल लेवल पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अब क्योंकि जिस कैंडिडेट ने नहीं पढ़ा है, जिसकी हैबिट नहीं है ये सब चीज़ों की, वो पहले ही घबरा गया, उसका इंटरव्यू तो यही खत्म हो गया। अब क्यों वो जाएगा वहाँ पे और वो पूरे टाइम यही सोचता रहेगा कि मुझसे ना पूछ लें, मुझसे ना पूछ लें, मुझसे ना पूछ लें। अब वो हो सकता है वो आईओ उससे वो सेम क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन इसके मन में एक डर बैठा हुआ है, अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, या इस प्रोटेस्ट के बारे में बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। कारण भी हम बहुत सारे जो सही जवाब हमें पता होता है वो भी नहीं दे पाते, ठीक है। तो नॉलेज गिव्स यू पावर, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर न्यूज़ सुनते आ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हो, तो आपको कोई डर नहीं होगा। आपको ये होगा कि ठीक है, जो अगर पूछेंगे बता दूंगा, जो नहीं आएगा वो भी बता दूंगा कि नहीं आ रहा, तो जो होगा देखा जाएगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो इससे अगर आप रिजेक्शन का डर हटा दोगे तो अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा। सारा प्रेशर ही इसी चीज़ का है कि मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, ठीक है। एंड आप जितने प्रिपेयर्ड होगे उतना डर ये कम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें हैं। तो रिजेक्शन का डर खत्म करिए और प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, नॉलेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसे हो वैसे ही रहो, बस आपको बताना आना चाहिए। भाई नॉलेज से फर्क तो पड़ता है। हो सकता है वहाँ पे नॉलेज ओरिएंटेड क्वेश्चन ना पूछे जाएं, लेकिन जीडीज में तो नॉलेज चाहिए, लेक्चरेट में तो नॉलेज चाहिए, ठीक है। स्टोरीज में भी कहीं ना कहीं नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोरीज है, SRT है, उसमें कोई सिचुएशन है कि
एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, दोनों घर में थे, पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए थे, मौसम खराब हो गया, खेलते खेलते छोटे भाई को इंजरी हो गई, बड़े भाई ने क्या किया, ठीक है, अगर दवाई देने की बात आई तो एक लेमैन लैंग्वेज में कोई लिख देगा कि बड़े भाई ने उसको दवाई दे दी और वो ठीक हो गया। थोड़ा सा नॉलेज जो सोसाइटी से अवेयर रहता है वो बोलेगा कि नहीं उसने उसको एक नॉन NSAID दे दिया, ठीक है, एक एसिटोफेनोमेन दे दिया, पैरासीटामोल दे दिया, तो आप यहाँ पे नॉलेज आ ही रही है ना, ये कॉमन नॉलेज है, ठीक है, आप कुछ स्पेसिफिक वे में जा रहे हैं हर चीज़ का, तो नॉलेज तो आपके इनडायरेक्टली वैट में टैट में हर चीज़ में काम आएगी, ठीक है, तो नॉलेज से हम भाग नहीं सकते, ठीक है। जैसे लाइफ में पैसा सब कुछ तो नहीं है बट ज़रूरी है, ठीक है, लाइफ इज नॉट अबाउट मनी, लेकिन मनी तो चाहिए, ठीक है, नहीं तो बेसिक नेसेसिटीज कैसे पूरी होंगी। इसी तरह इट इज SSB इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, स्टिल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये मिथ गलत है कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए और कम पढ़ के हमारा काम हो जाएगा, नहीं, आपको पढ़ना चाहिए, रीडिंग हैबिट्स आपकी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए होनी चाहिए कि करंट में क्या चल रहा है, बिल्कुल, या फिर जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीज है, कॉमन नॉलेज। आपको इंडियन बॉर्डर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, बड़ा आम क्वेश्चन है इंटरव्यू में कि 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम बताओ, उनके कैपिटल्स बताओ और उनके चीफ मिनिस्टर्स के नाम बताओ। मैक्सिमम कैंडिडेट्स नहीं बता पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप फौज में जाने की उम्मीद ही आपने क्यों की है अगर आपको अपने देश के बारे में इतना भी नहीं मालूम है तो, ठीक है, आपको बेसिक रिवर्स के बारे में नहीं मालूम, आपको बॉर्डर्स के बारे में नहीं मालूम है, आपको माउंटेन रेंजेस के बारे में नहीं मालूम है, अपनी कंट्री के बारे में नहीं मालूम है, तो आप किसको बचाओगे, किसको सर्व करोगे। बिल्कुल सर, वो इन्फॉर्मेशन हमारी कहीं ना कहीं टैट में भी काम आती है। टैट में काम जैसे आती है। अभी मैं सर का एक एग्जांपल ले रहा हूं, सर ने अभी बताया था पैरासीटामोल के बारे में, ठीक है, जैसे अगर हमें कोई टैट की स्टोरी मिलती है, कोई बेहोश हो गया या कुछ हो गया, तो वहां पे हम CPR करके लगा CPR कर देते हैं, है ना, तो आप पता लगेगा इससे कि आपका नॉलेज लेवल क्या है। बिल्कुल।